सभी का इस क्लास में वार्म वेलकम है। और देखिए, कल हमने डिस्कशन किसके बारे में किया था? कल हमने डिस्कशन किया था लास्ट में एक एक्सपेरिमेंट के बेसिक के बारे में हमने पढ़ा था। जो एक्सपेरिमेंट हमें ये बताने की कोशिश करता है कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जो मार्था और चेज का एक्सपेरिमेंट है। मार्था, हर्शे मार्था, अल्फ्रेड और चेज, इनका जो एक्सपेरिमेंट है। अगर आपने वो बेसिक पढ़ा है तो आप इस एक्सपेरिमेंट को बड़े आसानी से कर पाएंगे, जो मैंने कल बताया था आपको। तो अगर किसी ने वो बेसिक नहीं पढ़ा है तो कल की सेकंड वीडियो जो थी वो देख लीजिएगा प्लीज, तभी आप बहुत आसानी से इस चीज को कर पाएंगे। तो मार्था और चेज ने, मैं थोड़ा सा रिकॉल भी करवा देता हूँ। मार्था और चेज ने अपने एक्सपेरिमेंट के लिए बैक्टीरियोफेज का यूज किया, मतलब एक वायरस का यूज किया। वो वायरस जो बैक्टीरिया पर अटैक करते हैं, हम उन्हें बैक्टीरियोफेज कहते हैं। यहाँ पर जो बैक्टीरियोफेज यूज किया गया वो T2 बैक्टीरियोफेज था, और इसके पास जेनेटिक मटेरियल डीएनए था। ये देखना चाहते थे कि जो वायरस है, जब वो बैक्टीरिया पर अपना जेनेटिक मटेरियल इंजेक्ट करेगा तो वो जेनेटिक मटेरियल क्या होगा। कि एक वायरस के थ्रू एक बैक्टीरिया के अंदर जेनेटिक मटेरियल जाएगा, ये फिक्स है, ठीक है। लेकिन उन्हें इस चीज का कंफर्मेशन करना था कि वो जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, क्योंकि यहाँ पर जेनेटिक मटेरियल जैसे न्यूक्लियस के अंदर हम क्या कंसिडर कर रहे हैं, डीएनए, या फिर वो प्रोटीन है। इन दो चीजों में मेन कंट्रोवर्सी चल रही थी। पहले सभी लगभग प्रोटीन को ही मान रहे थे, क्योंकि इसकी अमाउंट भी ज्यादा थी। कुछ इस तरह के पॉइंट बार बार उभर कर आ रहे थे। और बहुत सारी जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस हैं वो एंजाइम्स के थ्रू परफॉर्म होती हैं, और एंजाइम्स का मोस्टली नेचर प्रोटीन होता है, ठीक है। तो अब इस एक्सपेरिमेंट को वो फॉलो करते हैं। इससे पहले उन्होंने जो बैक्टीरियोफेज थे, जो बैक्टीरियोफेज इससे पहले उनके पास मौजूद थे, उन्होंने उन्हें रेडियो लेबल्ड किया। रेडियो लेबल्ड का मतलब है किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से उन्हें अटैच किया। तो रेडियो लेबल्ड में उन्होंने एक रेडियो लेबल सब्सटेंस लिया, सल्फर 35, क्योंकि सल्फर कुछ अमीनो एसिड के अंदर पाया जाता है। इसका मतलब जो सल्फर है वो प्रोटीन बनाने में मदद करेगा, क्योंकि अमीनो एसिड प्रोटीन बनाएगी तो वो प्रोटीन में पाया जाएगा। तो वायरस की जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, बैक्टीरियोफेज वायरस की, तो उसकी दो स्ट्रक्चर हमने देखी थी, दो भाग उस स्ट्रक्चर के अंदर देखे थे। कि एक उसके पास कवरिंग होती है, और ये जो कवरिंग होती है इसे हम कहते हैं कैप्सिड, और ये केवल प्रोटीन की बनी होती है। तो सीधी सी बात है, अगर आपने कुछ बैक्टीरियोफेज को रेडियो लेबल्ड सल्फर 35 दिया है, तो उसके अंदर ये सल्फर 35 कहाँ मिलेगा? उसकी प्रोटीन की कवरिंग में मिलेगा, कैप्सिड में मिलेगा, मतलब इसमें मिलेगा। और कुछ इसी में से कुछ और जो अलग ग्रुप हमने छाट लिए, मतलब T2 बैक्टीरियोफेज को दो भागों में बांट दिया। एक भाग को उन्होंने दिया सल्फर 35 रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल, और एक भाग को उन्होंने दिया फॉस्फोरस 32 रेडियो लेबल्ड रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल। क्योंकि फॉस्फोरस डीएनए बनाने में मदद करेगा, इसका मतलब ये आपका केवल जेनेटिक मटेरियल डीएनए में ही पाया जाएगा, डीएनए में ही पाया जाएगा। तो सबसे पहली चीज तो थी ये एक बेसिकली फ्रेमवर्क था। अब उसके बाद जैसे कल मैंने लास्ट में एक बार बताया था आपको कि जो हमारा एक्सपेरिमेंट था वो 3 स्टेप पे पूरा होता है। सबसे पहला स्टेप है इन्फेक्शन, ठीक है। इन्फेक्शन, इसको मैं थोड़ा बारी बारी क्लियर करता हूँ, ध्यान से देखते जाइए। दूसरा जो स्टेप था वो था ब्लेंडिंग, इट इज ब्लेंडिंग। और जो तीसरा स्टेप था, थर्ड स्टेप था, वो आपका था सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, तीसरा सेंट्रीफ्यूगेशन स्टेप था। अब इनके बारे में मैं बहुत बेसिक सी बातें आपको बताता हूँ। इन्फेक्शन का मतलब यहाँ पर ये है कि हम कल्चर मीडियम के अंदर जो बैक्टीरिया लेंगे जिन पर वायरस अटैक करेंगे, तो बैक्टीरिया यहाँ पर जो लिए जाएंगे वो आपके ई कोलाई लिए जाएंगे, ठीक है। ई कोलाई बैक्टीरिया यहाँ पर लिए जाएंगे।
तो आपके पास दो टाइप के, मतलब सॉरी ध्यान से सुनिए, आपके पास जो बैक्टीरियोफेज है उसमें दो कैटेगरी है। कुछ बैक्टीरियोफेज S35 रखते हैं और एक कैटेगरी ऐसी है जिसमें P32 है। अच्छा, एक चीज याद रखिएगा, सल्फर कभी भी डीएनए में नहीं मिलेगा और फास्फोरस कभी भी प्रोटीन में नहीं मिलेगा, तो जांच करने में आसानी होगी। तो इन्होंने क्या किया, इन दो कैटेगरीज को अलग अलग इकोलाई सेल्स पर इफेक्ट करवाया। कल्चर मीडियम में यहाँ पर कुछ इकोलाई सेल्स ली, उनका इनका इन्फेक्शन करवाया, यहाँ पर अलग से इकोलाई सेल्स ली, उन पर इनका इन्फेक्शन करवाया। इन्फेक्शन का मतलब क्या होगा कि वायरस जाएगा, बैक्टीरियल सेल से अटैच होगा, ठीक है, और अपना जेनेटिक जो मटेरियल है, क्योंकि अभी हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि डीएनए और प्रोटीन, क्योंकि अभी हम इसकी जांच कर रहे हैं। तो वायरस जो है वो जाएगा, बैक्टीरिया से अटैच होगा, और बैक्टीरिया से अटैच होने के बाद वो अपना जेनेटिक मटेरियल उसके अंदर इंजेक्ट कर देगा। तो दैट स्टेप इज इन्फेक्शन। इसमें समय लगेगा, जो समय है वो लगेगा इसमें। और फिर हमें क्या करना है कि जब हमारा इन्फेक्शन का समय लगभग पूरा हो जाएगा, तो वायरस के पार्टिकल जो बैक्टीरिया से अटैच है उसे हमें सेपरेट करना है, उसे हमें सेपरेट करना है। और इस सेपरेशन के लिए उन्होंने क्या किया, एक जो मिक्सी होती है उसका जो ब्लेंडर होता है, जो आपके घर में मिक्सी होती है उसका जो ब्लेंडर होता है, उसका प्रयोग किया। तो इसलिए इसे ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जानते हैं, इसलिए इसे ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें एक नॉर्मल ब्लेंडर का यूज किया गया था वायरस के पार्टिकल और बैक्टीरिया दोनों को अलग करने के लिए। केवल सेपरेट, मतलब वहां से वायरस के पार्टिकल को बैक्टीरिया के सरफेस से केवल डिटैच करना था। अभी मैं इसको एनसीईआरटी के पेज से आपको डिक्टेट भी करूंगा। और तीसरे स्टेप में हम क्या करेंगे, डेंसिटी के आधार पर सेपरेशन करते हुए, डेंसिटी के आधार पर सेपरेशन करते हुए हम ये देखेंगे कि जेनेटिक मटेरियल क्या गया है, जेनेटिक मटेरियल क्या गया है, हम इस चीज को देखेंगे। तो ये स्लाइड आपको मैं शेयर कर दूंगा बेटा, ध्यान से देख लीजिए इस स्लाइड को, इसमें कोई दिक्कत है? ये एक बेसिक मैंने दोबारा रिकॉल करवा दिया है। अब देखिए अगली चीज, अगली चीज देखिए यहाँ पर, ये आपके एनसीईआरटी का पेज है, इसमें तीनों एक्सपेरिमेंट, तीनों स्टेप एक्सपेरिमेंट के बहुत अच्छे से बता रखे हैं, ठीक है, देखिए ध्यान से भी इसको। तो इसमें आप देखेंगे मैं केवल इसमें आपको वो डायग्रामेटिक एक्सपेरिमेंट के ही 3 स्टेप समझा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर देखिए, ये आपके पास बैक्टीरियोफेज दिखा रखा है आपको, दिस इज योर बैक्टीरियोफेज, ये आपको बैक्टीरियोफेज दिखा रखा है, ठीक है, ये भी बैक्टीरियोफेज है, ये दोनों बैक्टीरियोफेज है। एक को रेडियो एक्टिव सल्फर दिया गया है। तो सीधी सी बात थी, मैंने ये कहा था कि सल्फर अमीनो एसिड का पार्ट है और अमीनो एसिड प्रोटीन बनाएंगे। तो यहाँ पर जो आपको ये रेड कलर नजर आ रहा है, इस रेड कलर का मेन मोटिव यही है कि यहाँ पर जो सल्फर है वो आपका रेडियो एक्टिव फॉर्म का है इस प्रोटीन की कवरिंग में, ये प्रोटीन की कवरिंग है, बाकी ये जो पार्ट आपको दिख रहा है। दूसरे इसी टाइप के बैक्टीरियोफेज में कुछ जो हमने अलग छाटे थे, उनको हमने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस दिया। तो यहाँ पर रेड कलर केवल इस जेनेटिक मटेरियल में दिख रहा है, बाकी आपको बैक्टीरियोफेज की जो स्ट्रक्चर है वो नॉर्मल सल्फर वाली है, ठीक है। तो आप यहाँ पर रेड कलर से एक इंडिकेशन कर सकते हैं कि अगर रेड कलर बाहर की कवरिंग में है, इसका मतलब वहां पर रेडियो एक्टिव सल्फर का प्रयोग किया गया है। और रेड कलर अगर आपको यहाँ इस बैक्टीरियोफेज के अंदर दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पर फास्फोरस रेडियो एक्टिव लिया गया है। सबसे पहला स्टेप देखिए जिससे मैं इन्फेक्शन कह रहा था, फर्स्ट स्टेप जिससे मैं बेटा इन्फेक्शन कह रहा था, उसको आप देखिए, ठीक है। क्या कह रहा है ये स्टेप, इसमें देखिए हमने दो ग्रुप्स में से बांट दिया है कुछ बैक्टीरियोफेज को हमने, दिस इज ई कोलाई सेल, ये आपकी बैक्टीरिया ई कोलाई की सेल है भाई, दिस इज योर ई कोलाई सेल, ये ई कोलाई सेल है। तो इन्फेक्शन में क्या हो रहा है, बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के सरफेस पे आकर अटैच हो रहा है। मैं और थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश करता हूँ, ये देखिए बैक्टीरियोफेज जो है वो बैक्टीरिया के सरफेस पर आकर अटैच हो रहा है, एंड इट विल इंजेक्ट, वो इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है
ठीक है। तो इन्फेक्शन का मतलब ही ये होता है कि भाई वो बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया के सरफेस से अटैच होगा और जो उसके पास मटेरियल है, जिस जेनेटिक मटेरियल को अभी हम खोज रहे हैं कि वो डीएनए या प्रोटीन, उसका वो इंजेक्शन करेगा, दैट इज इन्फेक्शन। अब इन्फेक्शन में एक समय लगता है, डिपेंड करता है वायरस की प्रोसेस के ऊपर। किसी में ये 1 घंटा भी लग सकता है, किसी में 3 से 4 घंटे भी लग सकते हैं। ठीक है, आपको समय यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं है। इन्फेक्शन के बाद देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पर जो आपको बैक्टीरियोफेज दिख रहे हैं उसके अंदर आपको रेडियो एक्टिव लाल वाला सल्फर फास्फोरस दिख रहा है। यहाँ पर लाल कोटिंग जो है वो सल्फर वाली है, डीएनए आपका नॉर्मल है। तो थोड़े समय बाद आप देखेंगे कि ई कोलाई के अंदर दोनों तरफ से, इस साइड से देख लो, इस साइड से देखो, आपका क्या अंदर गया है, जो वायरस का न्यूक्लियस पार्ट था, मतलब न्यूक्लिक एसिड का जो पार्ट था वो गया है, न्यूक्लिक एसिड पार्ट अंदर गया है, ये गया। अब क्या किया कि अभी तक तो देखो अटैचमेंट है, यहाँ पर अटैचमेंट देखो। अब हमें क्या करना है, क्योंकि हमारा इन्फेक्शन का समय पूरा हो गया है, तो हमें इस इकोलाई को इनसे सेपरेट करना है। ठीक है, तो इसके लिए इस स्टेप को हमने कहा ब्लेंडिंग। इसके लिए हमने ब्लेंडर का यूज किया, जो ब्लेंडर आपकी मिक्सी के साथ आता है उस ब्लेंडर का यूज किया, इसलिए इसे ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। तो देखिए, ई कोलाई से जो फेज के पार्टिकल है वो अलग हो गए। थर्ड स्टेप क्या है, अब हमें जांच करनी है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या गया, कौन सी चीज थी जो बैक्टीरिया के अंदर गई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इन दोनों चीजों को, मतलब फेज के पार्टिकल को और ई कोलाई के बैक्टीरिया को, हम डेंसिटी के आधार पर सेपरेट करेंगे, घनत्व के आधार पर, एक प्रकार से आप ये कह सकते हो कि वेट के आधार पर हम इनको सेपरेट करेंगे। इसके लिए हम कर रहे हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ओके, सेंट्रीफ्यूगेशन के अंदर हम क्या करते हैं, इनका सैंपल लोड करेंगे सेंट्रीफ्यूगर मशीन के अंदर, और वो बहुत तेजी से रोटेट करेगी और डेंसिटी के आधार पर चीजों को सेपरेट कर देगी। तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, जो ऊपर रहेंगे, जो हल्के होंगे, वो कहलाएंगे सुपर नेटेंट। ठीक है, जो हल्के होंगे ऊपर तैरेंगे वो कहलाएंगे सुपर नेटेंट। इस चीज का, इस वर्ड का आपको ध्यान रखना है, ये वर्ड आपको आना चाहिए। जो हल्का होगा ऊपर होगा। तो यहाँ पर जो हल्के हैं वो आपके फेज के पार्टिकल हैं। किसके पार्टिकल है, फेज के। इस स्टेप में देखिए, जब हमने ब्लेंडिंग के बाद इस स्टेप में सेंट्रीफ्यूगेशन किया, तो हमें सुपरनेटेंट मिले, जो ऊपर रहेंगे सॉल्यूशन में, और जो नीचे बैठे हैवी पार्टिकल वो आपका ये बैक्टीरिया था। तो यहां पर हम ये देखना चाहते थे कि वायरस से बैक्टीरिया के अंदर क्या गया, वायरस से बैक्टीरिया के अंदर क्या गया, ये हमारा मेन मोटिव था। तो वायरस से बैक्टीरिया में, तो इसके लिए हम फिर किसकी जांच करेंगे, बैक्टीरिया की। तो जब हमने बैक्टीरिया की, यहाँ के बैक्टीरिया की जांच की, तो हमें उस बैक्टीरिया के अंदर कोई भी रेडियो एक्टिविटी वाली चीज नहीं मिली। लेकिन रेडियो एक्टिविटी वाली चीज हमें सुपर नेटेंट में मिली, क्योंकि वहां पर फेज के पार्टिकल थे। अगर देखो, अगर मान लो प्रोटीन हमारा जेनेटिक मटेरियल होता, तो वो अंदर जाता और फिर बैक्टीरिया के अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी मिलती, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला। बैक्टीरिया के अंदर फेज का डीएनए गया, लेकिन वो फेज का डीएनए पहले केस में नॉर्मल था। प्रोटीन के पार्टिकल रेडियो एक्टिव लिए थे, वो तो हमें बाहर सुपरनेटेंट में ही मिले, ऊपर तैरते हुए मिले, बैक्टीरिया में कोई रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट नहीं हुई। दूसरी तरफ आते हैं, यहां पर हमने न्यूक्लिक एसिड को लिया था, P32 रेडियो लेबल्ड। अब जब हमने प्रोसीड किया एक्सपेरिमेंट को, तो जब हम सेंट्रीफ्यूगेशन किया हमने, तो हमें सुपरनेटेंट वही हल्के फेस पार्टिकल मिले, और आपका थोड़ा सा डेंसिटी के आधार पर भारी आपका इकोलाई मिला। तो यहाँ पर फेज के पार्टिकल में कोई रेडियो एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन बैक्टीरिया के अंदर हमें रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 मिला। तो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस 32 किसके पास था, फेज के पास था, वायरस के पास था। इसका मतलब वायरस से जो बैक्टीरिया के अंदर आया वो वायरस का डीएनए था,
ना कि प्रोटीन। इसका मतलब जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही है, वही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंदर जाता है। ठीक है। और एक चीज मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे और बताता हूं। यहाँ पर इस फेज के पार्टिकल ने, ध्यान से सुनना, यहाँ पर वायरस जो अपना जेनेटिक मटेरियल अंदर छोड़ रहा है, जो रेडियो एक्टिव P32 रखता है, यहाँ पर इस फेज के पार्टिकल ने क्या किया, इसके जेनेटिक मटेरियल ने ई कोलाई के क्रोमोसोम को कंट्रोल में लिया और अपने जैसे और पार्टिकल पैदा करवाए, अपने जैसे और वायरस बनाए। और जब उन वायरसेस का डिटेक्शन किया गया तो उन वायरसेस के अंदर, जेनेटिक मटेरियल के अंदर, डीएनए के अंदर रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट हुई। मतलब वायरस की जो प्रोजनी बनी उसके न्यूक्लिक एसिड के अंदर हमने रेडियो एक्टिविटी डिटेक्ट की। इसका मतलब वायरस से आया बैक्टीरिया में, और बैक्टीरिया से फिर दोबारा वायरस की प्रोजनी में गया। तो कौन मूव कर रहा है? डीएनए मूव कर रहा है, डीएनए मूव कर रहा है। आपको केवल इतना ही करना है, ये प्रोजनी वगैरह बताने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको केवल ये एक्सपेरिमेंट का बेसिक आना चाहिए कि आप इसको कर कैसे रहे। रेडियो एक्टिव फेजेस, मतलब रेडियो एक्टिव फेजेस में यहाँ पर आपके पास दो कैटेगरी है। एक जिनके पास प्रोटीन की कोट में S35 है, एक जिनके पास डीएनए जो है वो P32 रखता है। ओके, ये दो फेज वर अलाउड टू अटैच टू ई कोलाई बैक्टीरियम। इसका मतलब ये कौन सा स्टेप है? इन्फेक्शन। देन एज इन्फेक्शन प्रोसीडेड, जैसे जैसे इन्फेक्शन बढ़ेगा, वायरल कॉट, मतलब इन्फेक्शन का एक टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो जो वायरल की कवरिंग है वह रिमूव्ड फ्रॉम द बैक्टीरिया बाय एजिटेटिंग देम इन ब्लेंडर। तो वायरस की जो कवरिंग थी, वायरस का जो कॉट था, उसको हमें बैक्टीरिया से हटाना है। ऐसा करने के लिए हम मिक्सिंग करेंगे। एजिटेटिंग का मतलब हिलाना, मिक्सिंग करना, और इसके लिए हमने ब्लेंडर का यूज किया है। द वायरस पार्टिकल वर सेपरेटेड। अब वायरस के जो पार्टिकल बैक्टीरिया से हट गए थे उनको बिल्कुल सेपरेट करने के लिए बैक्टीरिया से हम उसे घुमाएंगे, मतलब हम उनका सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे। तो तीनों स्टेप यहां पर बोल दिए गए, इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। अगली चीज से, बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरस, वो बैक्टीरिया जो वायरस से इन्फेक्टेड था। ठीक है, बैक्टीरिया विच वाज इन्फेक्टेड विद वायरसेस दैट हैड रेडियो एक्टिव डीएनए। ध्यान से सुनेंगे, बैक्टीरिया जिसको उस वायरस ने इन्फेक्ट किया जिसके पास रेडियो एक्टिव डीएनए था, मतलब P32 उसके डीएनए में मौजूद था, वह रेडियो एक्टिव। वो बैक्टीरिया कैसे मिले? रेडियो एक्टिव मिले। इसका मतलब है डीएनए वाज द जेनेटिक मटेरियल। डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, डीएनए आपका क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। दैट पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। तो यहां से ये चीज सिद्ध हो गई। लेकिन वो बैक्टीरिया जिसको वायरसेस ने इन्फेक्ट किया, जिनके पास रेडियो एक्टिव प्रोटीन थे, वो रेडियो एक्टिव नहीं मिले। इसका मतलब प्रोटीन जो है उसने बैक्टीरिया में एंट्री नहीं की। ठीक है, कहां से? वायरसेस से। इसलिए यहां से ये चीज सिद्ध होती है कि डीएनए इज देयरफॉर द जेनेटिक मटेरियल दैट इज पास्ड फ्रॉम वायरस टू बैक्टीरिया। कि डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है जो पास होता है वायरस से बैक्टीरिया के अंदर। क्लियर है बेटा? आपको केवल इतना ही करके आना है, जब आपके पेपर में पूछा जाए मैंने इसको खोल कर पूरा बता दिया है। ठीक है, और इसका पता कैसे चला कि सर सल्फर ही क्यों यूज किया, फास्फोरस को रेडियो एक्टिव क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सल्फर अमीनो एसिड का पार्ट है और अमीनो एसिड प्रोटीन बनाता है। सल्फर आपको डीएनए में नहीं मिलेगा क्योंकि डीएनए को बनाने में सल्फर का कोई रोल नहीं है, और फास्फोरस आपको प्रोटीन में नहीं मिलेगा। तो ये दोनों चीजें बड़ी आसानी से इसलिए ली गई ताकि आसानी से अंतर किया जा सके। इन दो चीजों को इसलिए चूज किया। ठीक है, देखिए, तो ये आपका बेटा एक्सपेरिमेंट था यहां से यहां तक का।
अब देखो, अब मेरे